हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के क्लास में कला के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कला के अर्थ को जाना था, कला के पाश्चात्य अर्थ के बारे में जाना था और जो पाश्चात्य रूप हैं, अलग अलग विद्वानों ने कला को कितने रूपों में बांटा है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कला के आधुनिक वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में कला का क्या योगदान रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक काल में कला को कितने भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल में कला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ललित कला और दूसरा है उपयोगी कला। ललित कला जो है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रूपप्रद कला और दूसरा है अरूपप्रद कला। तो रूपप्रद कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला को रखा गया है। अरूपप्रद कला को अंतर्गत संगीत कला और काव्य कला को रखा गया है। रूपप्रद कला क्या है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, मूर्ति है जैसे, तो हम लोग मूर्तियों को देख सकते हैं। किसी जगह चित्रकारी करी गई है तो इसको हम लोग देख सकते हैं। और जो अरूपप्रद कला है इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसको हम लोग सुनकर महसूस करते हैं, इसका हम लोग आनंद सुनकर लेते हैं, काव्य के द्वारा लेते हैं। तो इसीलिए इसे अरूपप्रद कला कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो चित्रकला है इसका माध्यम क्या है। तो फ्रेंड्स, जो चित्रकला है इसका माध्यम रंग और ब्रश है। यानी जब तक रंग और ब्रश नहीं होंगे तब तक हम लोग चित्रकारी कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए पूछा जाए कि चित्रकला का माध्यम क्या है, तो चित्रकला का माध्यम रंग और ब्रश है, क्योंकि रंग और ब्रश के बिना चित्रकारी नहीं की जा सकती है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें मूर्तिकला के बारे में कि मूर्तिकला का माध्यम क्या है, तो मूर्तिकला का माध्यम प्रस्तर, कंक्रीट, सीमेंट, पीओपी और पीओपी है और इसमें तराशी विधि का प्रयोग करते हैं। यानी जो मूर्तिकला है वह किस तरीके से पत्थर, कंक्रीट और सीमेंट के माध्यम से ही बनाई जा सकती है। और इसको दो तरीके से दिखाया गया है, एक है हाई रिलीफ और दूसरा है लो रिलीफ। अब हम लोग बात करते हैं कि वास्तुकला क्या है। तो वास्तुकला का माध्यम बिल्डिंग्स माध्यम कौन कौन सा है, तो चूना, मिट्टी आदि क्या है, आदि वास्तुकला का माध्यम है। हम लोग क्षेमेंद्र की बात करें, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 सुनारों की कला, 64 वैश्याओं की कला, 64 जन उपयोगी कला, 100 सार कला, 16 कायस्थों से संबंधित कला, 32 अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से संबंधित कला और 10 भेषज संबंधी कला के बारे में बताए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि जो सुनारों की कला है वह कितनी है, तो 64 है। कायस्थों से संबंधित कला कितनी है, तो 32 है। और वैश्याओं की कला कितनी है, तो 64 है। जन उपयोगी कला कितनी है, 64 है। सार कला कितनी है, 64 है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। अब हम लोग कला के अध्ययन के स्रोत के बारे में जानते हैं कि कला के बारे में हम लोगों को कैसे पता, किस प्रकार से इसका अध्ययन किया गया, किस प्रकार से इसकी खोज हुई और हम लोगों ने कला के रूप से परिचित, हम लोगों को कला के रूप से परिचित कराया गया। तो सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनका क्या योगदान रहा। शिलालेख हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, प्राचीन खंडहर हैं, मोहरे एवं मुद्राएं हैं, यात्रियों के वृत्तांत हैं, जीवन परिचय, आत्मकथाएं हैं और भारतीय चित्रकला का साहित्य एवं अन्य कथाओं का उल्लेख आदि के माध्यम से हम लोगों ने कला के विषय के बारे में जाना कि जो कला है वह भी एक, कि जो कला है किस प्रकार से उसका उदय हुआ। तो जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, अगर हम लोग इसके बारे में जानें तो वर्तमान में कुछ ऐसे ग्रंथ प्राप्त हैं जिनमें प्राचीन समय की कला विषयक जानकारी मिलती है। यानी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमको कला के बारे में पता चला है। और राजा महाराजाओं के राज्यकाल में घटित घटनाओं का वर्णन इन ग्रंथों में मिलता है, क्योंकि जो राजा महाराजाओं की कथाएं हैं वह हम लोगों को इन ग्रंथों के माध्यम से ही पता चलती हैं और उसी माध्यम से हम लोगों को कला के बारे में भी पता चलता है। बात करते हैं शिलालेख के बारे में। तो शिलालेख पर जो प्राचीन लेखों से कला, धर्म एवं वास्तु निर्माण के विषय में जानकारी होती है वह हम लोगों को कहाँ पे, शिलालेखों पर ही मिलती है। जैसे बादामी है, अजंता है, बाघ है आदि गुफाओं से शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे इनके निर्माण एवं कला शैलियों के विषय में जानकारी मिलती है। तो हम लोगों को किस प्रकार से जानकारी मिलती है, अजंता, एलोरा, बादामी आदि की गुफाओं पर जो चित्र अंकित हैं उनके माध्यम से हम लोगों को कला के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम लोग धार्मिक ग्रंथ के बारे में देखें तो वेद, पुराण, रामायण, वेद ग्रंथ और इन ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों को कला के बारे में पता चला।
प्राचीन खंडहर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्खनन के पश्चात प्राचीन समय में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जो हम लोगों को मिले, स्मारक मिले, मंदिर मिले, भवन मिले। तो इन जो भवनों, मंदिर, स्मारकों से हम लोगों को चित्र प्राप्त हुए थे और उन चित्रों एवं मूर्तियों के माध्यम से हम लोगों को कला विषय की जानकारी प्राप्त हुई। और जैसे हम लोग अजंता, एलोरा, बादामी आदि गुफाओं की बात करें तो इन गुफाओं में भी खुदाई से एवं सफाई से हम लोगों को कुछ कलाकृतियाँ मिली, तो हम लोगों ने कला के बारे में जाना। अब हम लोग मोहरे और मुद्राओं के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों को प्राचीन काल में जो मोहरे और मुद्राएं चलती थी इनके बारे में भी पता चला। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर पशु आकृतियाँ बनी थी, तो हम लोगों को उससे वहाँ के जो पशु हैं उनके बारे में पता चला और हम लोगों ने मूर्तिकला का अनुमान लगाया। इसी प्रकार से हम लोग बात करें जहांगीर कालीन और मौर्य कालीन कला के, तो वहाँ से जो हम लोगों को मुद्राएं प्राप्त थी, वहाँ से हम लोगों ने वहाँ की कला शैलियों का जो ज्ञान है वह प्राप्त किया। और अब हम लोग बात करते हैं मोहरे यात्रियों के वृत्तांत कि किस प्रकार से हम लोगों को, तो जो हमारे भारत देश में समय समय पर अनेक विदेशी यात्री आए और भारत में उन्होंने यात्रा की। यहाँ पर जब वहाँ घूमने के लिए आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, उनको अच्छे तरीके से जानना और उनकी जांच पड़ताल की, उनके विषय में देखा, विवरण देखा और फिर उसको लिखा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो कलाकृतियाँ हैं उनका वृत्तांत हमको विदेशी यात्री मैगस्थनीज ने दिया था, क्योंकि अगर मैगस्थनीज ना आता तो हम लोगों को उनके बारे में कैसे पता चलता। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का वृत्तांत हमको फाहियान ने दिया। 16वीं शताब्दी में तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया, तो उनके द्वारा हम लोगों को कला के विषय के बारे में पता चला। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर यात्रियों के वृत्तांत की वजह से ही हम लोगों को कला के बारे में पता चला। और इसी तरीके से हम लोग जीवन परिचय के बारे में देखें तो इन लोगों ने जब उनके जीवन के बारे में लिखा और उनकी आत्मकथा के बारे में बताया, तो उसके माध्यम से हम लोगों को कला विषय की जानकारी हुई। भारतीय चित्रकला जो है इसका साहित्य और अन्य कलाओं का उल्लेख होने की वजह से हम लोगों को इसके बारे में पता चला। इस प्रकार से अगर हम लोग कह सकते हैं कि चित्रकला के विषय में जानकारी एकत्र की गई, साथ ही प्रत्यक्ष में प्राप्त संरक्षित कलाकृतियों के विषय में जानकारी लेकर उसे आगामी पृष्ठों पर प्रस्तुत किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और जो हमारे साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम लोगों को कला के बारे में पता चला। तो सबसे पहले रामायण है, महाभारत है, अष्टाध्यायी है, इनके आधार पर हम लोगों को किस प्रकार से कला के बारे में पता चला। तो जो रामायण है 600 से 500 ईसा पूर्व, तो इसमें इसके जो रचयिता हैं वह है महर्षि वाल्मीकि और सीता की स्वर्ण प्रतिमा राम जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के समय बनवाई गई थी। और कला के स्थान पर शिल्प का प्रयोग हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने गए थे तब उन्होंने लंका में चित्रशाला और कई क्रीड़ाशालाएं मिली थी। तो हम लोग इस प्रकार से जानते हैं कि जो कला का इतिहास है वह काफ़ी पुराना है। यानी सीता जी की प्रतिमा हमें कहाँ मिली थी, तो जो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राम जी ने सीता जी की प्रतिमा बनवाई थी वह हम लोगों को मिली। तो इसके द्वारा हम लोगों को कला के साक्ष्य प्राप्त हुए। लंका में चित्रशाला और कई क्रीड़ा गृह मिले, उसके द्वारा हम लोगों को कला के साक्ष्य मिले। इसी प्रकार से जो महाभारत है जिसका समय काल 600 से 500 ईस्वी पूर्व है, इसको ये रचयिता वेद व्यास हैं। और इसमें हम लोगों को किस प्रकार से कला के साक्ष्य मिले, तो उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा के रूप में मिले, सत्यवान की कथा के रूप में मिले, युधिष्ठिर की सभा में दरवाजा के रूप में कला के साक्ष्य मिले। अष्टाध्यायी के बारे में बात करें तो पाणिनि जो है और चारुकला पाणिनि के ने इन्होंने इसके बारे में कला के बारे में बताया और इन्होंने चारुकला के रूप में कला के बारे में हम लोगों को बताया। इसी प्रकार से चित्र लक्षण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 600 से 200 ईसा पूर्व और इसके रचनाकार भैजीत हैं। भैजीत का दूसरा नाम नग्नजीत है और इन्होंने अपने रचना में 3 अध्याय बताए। चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र की सृष्टि, चित्र रचना, या इन्होंने 3 अध्याय बताए हैं। विष्णु धर्मोत्तर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके रचनाकार मार्कंडेय मुनि जी हैं और धर्मोत्तर के तीसरे खंड में 35वें अध्याय से 43वें अध्याय तक चित्रसूत्र नामक प्रकरण है, जिसमें यह लिखा है जो नारायण मुनि हैं उन्होंने विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई, फिर उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। यानी जो नारायण मुनि हैं
इन्होंने क्या किया, इन्होंने विश्वकर्मा जी को चित्रकला सिखाई और फिर उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। अगर बात करें कि चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं, तो चित्रसूत्र 9 अध्याय में विभक्त हैं। और इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने किया था, तो चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी ट्रांसलेशन स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। और उसके बाद इसका जो अनुवाद है वो किसने किया, तो आनंद कुमार ने किया था। सादृश्य को प्रमुख अंग माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर में किसको प्रमुख अंग माना गया है, तो विष्णु धर्मोत्तर में सादृश्य को प्रमुख अंग माना गया है। और इसमें 5 प्रकार के रंगों को बताया गया है। वह 5 प्रकार के रंग कौन कौन से हैं, तो श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, नीला, ये क्या है, ये 5 रंग हैं। श्वेत, सफ़ेद, रक्त, लाल, पीत, पीला, कृष्ण और नीला, ये क्या है, ये 5 रंग बताए गए हैं। इसमें 5 प्रकार के पुरुषों के बारे में बताया गया है। किसमें, विष्णु धर्मोत्तर में। और विष्णु धर्मोत्तर में 5 प्रकार के नेत्र के बारे में बताया गया है और 4 प्रकार के चित्र के बारे में बताया गया है। 4 प्रकार के चित्र कौन कौन से हैं, तो सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र, ये 5 प्रकार के चित्र हैं। अब हम लोग बात करें अभिलाषितार्थ चिंतामणि के बारे में, तो अभिलाषितार्थ चिंतामणि के रचनाकार चालुक्य के राजा सोमेश्वर भूलोक मल्ल हैं। और अभिलाषितार्थ जो है चिंतामणि के कुछ शब्दों में हेर फेर कर उन्हें बदल कर मानसोल्लास की रचना की है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो अभिलाषितार्थ है इसके कुछ शब्दों में हेर फेर करके एक रचना की गई है जिसका नाम मानसोल्लास किया गया है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें 5 प्रकार के चित्र है। पहला चित्र है विद्ध चित्र, दूसरा है अविद्ध चित्र, तीसरा है भाव चित्र, चौथा है रस चित्र, 5वां है धूल चित्र। और इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये किस प्रकार के चित्र है, विद्ध चित्र सादृश्यपूर्ण चित्र है, अविद्ध चित्र आकस्मिक चित्र है, भाव चित्र श्रृंगार आदि रसों से पूर्ण चित्र है, रस चित्र गीले रंग से चित्रित किया गया है, धूल चित्र रंग के चूर्ण से बने चित्र हैं। और अभिलाषितार्थ में 4 प्रकार के रंग बताए गए हैं, लाल, पीला, काला और सफ़ेद। अब बात करते हैं नाट्यशास्त्र की, तो 1 शताब्दी पूर्व इसकी रचना की गई थी और इसके रचनाकार भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए हैं, 3 प्रकार के रंग बताए हैं, लाल, पीला और काला। भरत मुनि के अनुसार जो सफ़ेद रंग है इसके योग से अनेक रंग बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने सफ़ेद रंग की गिनती नहीं की है। और भरत ऋषि के अनुसार जो भाव हैं, भावों की संख्या 49 है, संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भावों की संख्या 8 है। अब हम लोग मेघदूत एवं रघुवंशम के बारे में देखें तो 1 ईस्वी पूर्व में इसकी भी रचना की गई थी। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता कालिदास हैं। मेघदूत में जो विरहणी यक्षिणी है इसके द्वारा अपने पति का चित्र बनाने की कथा का वर्णन किया गया है। और इस समय स्त्री पुरुष दोनों चित्रकारी करते थे। अगर बात की जाए कि कौन चित्रकारी करते थे, तो स्त्री पुरुष दोनों चित्रकारी करते थे। और रघुवंशम में अयोध्या नगरी के राजप्रसादों में कमल वन के मध्य क्रीड़ा करते हुए हाथियों के ऐसे चित्र बने हुए हैं कि सिंहों ने उन्हें उसकी रचना असली समझकर नाखूनों से विदीर्ण कर दिया गया है। तो बात करते हैं रघुवंश की, तो रघुवंश में जो अयोध्या नगरी के राजप्रसाद हैं, जो अयोध्या नगरी के महल हैं, वहाँ पर चित्रकारों ने इस प्रकार से चित्रकारी की गई है कि उन चित्रों को असली समझ लिया गया है। तो वहाँ पे कैसे चित्र बने हैं, तो वहाँ पे कमल वन बना हुआ है, कमल वन के मध्य में खेलते हुए हाथी और हथनियों के चित्र बने हैं। और वह चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं, इतने मनोहारी चित्र बने हुए हैं कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह असली चित्र बने हैं, यानी असली हाथी हथनियाँ वहाँ पे खेल रहे हैं। तो जो शेर है, शेरों ने क्या किया, शेरों ने उन्हें असली समझकर नाखूनों से उनको खुरेच दिया है। मतलब जो शेर है, शेरों ने उनको नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है। ऐसे चित्र वहाँ पे बने हुए प्रतीत हो रहे हैं। बात करते हैं विनय पिटक के बारे में, तो 400 से 300 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई। यह पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। राजा पसेनिद के चित्रित रंग महलों का वर्णन विनय पत्रिका में मिलता है। और थेरन थ्योरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यह जो थेरन थ्योरी है यह बौद्ध ग्रंथ है। राजा बिम्बिसार के द्वारा तिस्त के बुद्ध की जीवनी के आधार पर चित्रित एवं भेंट करने का वर्णन मिलता है। कामसूत्र के बारे में बात करें तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन हैं और इसमें 64 कलाओं की कला का वर्णन किया गया है। और इसमें जो चौथे नंबर की कला है उस कला का नाम आलेख्य है। जो आलेख्य है
कौन से नंबर की कला है? तो चौथे नंबर की कला है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में आलेख्य का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं जयमंगला के बारे में। तो कामसूत्र के तीसरे अध्याय की टीका यशोधर पंडित ने की है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय की टीका किसने किया है? तो यशोधर पंडित ने किया है और इसमें आलेख्य के 6 भेद बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चित्रकला यानी जो कला, वह आज यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम लोग कला के अंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कला के षडांग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।